पूरे प्रिपरेशन में कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, राइट? सो आपको क्या लगता है कि घंटे मैटर करते हैं या आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मैटर करता है? एस्पिरेंट्स जो अभी इस वीडियो को देखेंगे और वो भी कॉलेज के साथ-साथ पैरेलली प्रिपेयर करेंगे, राइट? सो कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है? अब एक चीज़ आती है कि आपने पूरा प्रिपेयर किया है, यू हैव ऑल द नॉलेज, ठीक है? पर जब अप्लाई करने का टाइम आता है, मतलब जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हो, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, एंग्ज़ायटी होती है, तो वो आपने कैसे डील किया और कैसे बच्चों को डील करना चाहिए? न्यूमेरिकल पार्ट होता है, थ्योरी पार्ट होगा, देन क्वांटम रीज़निंग का पार्ट होता है। सो आपको क्या लगता है कि की एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए जिससे आपका रैंक इम्प्रूव हो सके? आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि माइनिंग पे कंपटीशन अभी बढ़ा है या डिक्रीज हुआ है? हार्ड वर्क और लक दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं या हार्ड वर्क ज़्यादा है तो लक मैटर नहीं करता? जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, सो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? Hello everyone and welcome to the Mining Gyan. As we all know that result for Gate Mining 2025 has already announced, and this year also Mining Gyan has produced commendable result, and today we have such a ranker with us to share his success story. So let me introduce you to all Mr. Bhoj Pratap, who has secured All India rank 21 in Gate 2025 examination. So a heartfelt congratulations to you, Bhoj, on your success. Whole Mining Gyan team is very proud of you. So सबसे पहले भोज आप व्यूवर्स को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम भोज प्रताप राजवाड़े है। मैं छत्तीसगढ़ के फिरोजपुर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर, जो कि एक हिंदी माध्यम स्कूल है, वहीं से पूरा किया है। उसके बाद 2021 में मुझे एनआईटी रायपुर के माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन मिल गया और अब मैं एनआईटी रायपुर के माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फार्मिंग है। ओके, सो अभी अभी आप गेट परस्यू कर रहे हैं, राइट? फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। यस यस मैम, ओके, सो स्टूडेंट हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने गेट के ड्यूरेशन में ही गेट क्वालिफाई कर लिया। बहुत सारे लोगों को तो वेट करना पड़ता है 2 साल, 3 साल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि आप माइनिंग ब्रांच में लैंड कैसे हुए? ये आपका पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट था या आपको कहीं से माइनिंग के बारे में पता चला? इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? मैम, जैसे कि मैंने बताया कि मैं फिरोजपुर ज़िले का हूँ, तो फिरोजपुर ज़िले में एक भटगांव और विश्रामपुर, 2 माइनिंग फील्ड एरिया हैं जहाँ पे एफिशिएंट वर्किंग कर रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग से अपनी स्कूल के ही टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था माइनिंग के बारे में, कि जैसे वहाँ जीएम के ओके, बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक पोस्ट है माइनिंग इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला था इस फील्ड में आने के लिए। तो जब मैं प्रेफ़रेंस भी भर रहा था काउंसलिंग के टाइम पे, तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो वैसे मेरा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच था, लेकिन सेकंड मैंने माइनिंग ही रखा था। ओके, तो मुझे माइनिंग ही मिला और मैं माइनिंग में हूँ। ओके। सो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने इंटरेस्ट के एरिया को समझते हुए परस्यू किया है। वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज़ कि जैसा कि अभी आप अपने कॉलेज की ड्यूरेशन में ही हैं, उसके बाद आपने गेट गेट के लिए प्रिपेयर भी किया और फिर गेट क्वालिफाई भी कर लिया, राइट? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो इस ड्यूरेशन पे क्या है, एग्ज़ाम समझने में ही टाइम लग जाता है, फिर कॉलेज का सारा कुछ स्केड्यूल समझने में। सो आपको कैसे गेट के बारे में पता चला और कैसे आपको आइडिया लगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए? हाँ, गेट के बारे में तो मुझे यहाँ एनआईटी रायपुर के में आने के बाद ही सेकेंड ईयर में सीनियर्स के लोगों से पता चल गया था, और मैंने ओके, नेट या फिर जो भी माइनिंग ज्ञान एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मुझे पता चल गया था गेट के बारे में। तो मैंने थर्ड ईयर में भी थोड़ा प्रिपरेशन करने की कोशिश किया था, बट मेरा थर्ड ईयर में उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया था, 1016 रैंक था। बट ओके, फिर मैंने कोशिश किया फाइनल ईयर में, तो मुझे गेट के बारे में तो यहीं से पता चला था। बाकी ओके। सो बेसिकली ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, राइट?
यस मैंने मेरा ओके, सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। सो जैसे कि बेसिकली कहा जाता है कि माइनिंग में रिसोर्सेज बहुत ही कम है, राइट? कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स, बुक्स अवेलेबिलिटी हो या बाकी नोट्स कम ही अवेलेबल है, राइट? सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एनआईटी में भी सेम केस है और आपने कैसे अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया? हाँ मैम, हाँ रिसोर्सेज के मामले में तो एनआईटी में मतलब प्रोफेसर्स काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। पर यहाँ ओके, पे जो माइनिंग के फील्ड में था मतलब गेट के, अगर आप स्पेशली अब गेट प्रिपेयर करना चाहो कोई, तो उसके लिए एक उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल होना चाहिए, जो कि मुझे सबसे पहले माइनिंग ज्ञान के ही थ्रू यहाँ पे एक सारा जो सिलेबस का मटेरियल था वो एक ही जगह प्लेटफॉर्म पे मिल पाया था। तो ये काफ़ी बड़ा एक रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं माइनिंग के फील्ड में, जो एक माइनिंग ज्ञान ने किया था यहाँ पे। बाकी रिसोर्सेज के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थीं, जैसे कि जब मैं थर्ड ईयर में था तो माइनिंग ज्ञान ने बुक भी लॉन्च नहीं किया था। अपना जो 3 बुक है वो इसी साल मतलब इस साल पहले ही लॉन्च किया था। तो ये एक और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन था माइनिंग के फील्ड में, माइनिंग गेट एक्सपीरियंस लोगों के लिए। ओके। सो अभी आप एनआईटी पे है, प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बहुत सारे सीनियर्स हैं और वहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर भी है कि आप अपना जो भी ड्रीम है परस्यू कर सकते हैं। सो क्या हेल्पफुल रहता है एटमॉस्फेयर आपको आपको मोटिवेट करने में या फिर आपको गाइड करने में? यस मैम, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे कि जिनका इस बार AIR 1 है अनिकेत सर का, वो जी, मेरे मेंटर ही रहे इस पूरा माइनिंग मतलब गेट के जर्नी में। तो उन्होंने मुझे ओके, समय समय पे गाइड किया कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। और जो भी कुछ डाउट होता था तो मैं उन्हीं से पूछता था हमेशा। तो ये काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का, एक अच्छे एटमॉस्फेयर का, कि काफ़ी ओके, हेल्पफुल मिल जाता है सीनियर का यहाँ। ओके। एंड फॉर्चुनेटली अनिकेत जो है वो माइनिंग ज्ञान टीम का भी पार्ट रहे हैं। सो वो एक अच्छी बात है हमारे लिए भी और सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी। जी। सो जैसा कि आपने कहा कि आप माइंस वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, राइट? सो क्या आपके फैमिली में भी कोई है माइनिंग बैकग्राउंड पे या फिर माइंस पे वर्किंग है अभी कोई? नहीं नहीं, माइंस पे तो अभी मेरे फैमिली ग्राउंड बैकग्राउंड से कोई भी वर्किंग नहीं है। लेकिन जो ओके, मेरे भैया हैं वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन अभी वर्क नहीं कर रहे हैं मैंने फील्ड में। ओके। सो आप पहले बनने वाले हैं। दैट्स रियली गुड कि आप पहले जहाँ भी आपका सिलेक्शन होता है यू विल बी फर्स्ट, राइट? सो ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। जी। सो अब जैसे कि बहुत ही ओवररेटेड थिंग होता है पूरे प्रिपरेशन में कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, राइट? सो आपको क्या लगता है कि घंटे मैटर करते हैं या आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मैटर करता है? मुझे लगता है कि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मैटर करता है। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, अगर आपके पास 1 साल का वक्त है तो आप कम घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन वहीं जब आपके पास 3-4 महीने बचे हुए हैं तो आपको अपने घंटे मतलब पढ़ने का आवर है वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर आपको एक अच्छा रैंक लाना है तो। और जी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तो ये तो कोई सा भी एग्ज़ाम निकालना हो ये तो ज़रूरी है। जी, ये काफ़ी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, खासकर कंसिस्टेंसी, जो कि काफ़ी अच्छा रखना पड़ता है ये। सो जैसा कि अभी आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, राइट? सो बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, एस्पिरेंट्स जो अभी इस वीडियो को देखेंगे और वो भी कॉलेज के साथ साथ पैरेलली प्रिपेयर करेंगे, राइट? सो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो कॉलेज शेड्यूल था उसके बाद फिर आपने गेट का भी प्रिपरेशन किया, सो दोनों आपने पैरेलली मैनेज किया। सो कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है, वो आप थोड़ा सा बताइए। अब जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो फाइनल ईयर है, यहाँ पे इस टाइम पे उतना ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं होता है वर्कलोड स्टडी का। तो इसमें इस टाइम पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और जो सैटरडे संडे होते हैं वो उसमें तो मैं गेट के लिए प्रिपेयर किया करता था, मतलब जो भी ओके। सिलेबस कवर करना है, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। तो इस तरीके से हो गया था मेरा साथ साथ। सो जैसे कि आप
ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे, गेट के लिए जब प्रिपेयर किए, माइनिंग ज्ञान से कोचिंग लिया, ऑनलाइन पढ़े, राइट? सो जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा-सा एक ड्रॉबैक होता है ऑनलाइन में कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, या फिर आपका वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जो एक ऑफलाइन क्लासेस में होता, राइट? सो आपने कैसे अपने डिस्ट्रैक्शंस ओवरकम किए और कैसे आपने पूरी अच्छे से अपनी यूटिलाइज़ की, जो भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिली? अब इस डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए तो सबसे मेन वही है, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। और डिसिप्लिन तभी मिलता है जब लोगों का मोटिवेशन, लोग आपको मोटिवेट करें और आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम को कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अपने आप ही किसी के भी अंदर डिसिप्लिन आ जाती है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से मेरे को, मैंने इसी वजह से मैं डिसिप्लिन रहा और ऐसा रैंक ला पाया। वो बाकी तो फिर यही है कि वो तो आपका हार्ड वर्क और आपके रैंक ने ही बता दिया कि यू आर अ डिसिप्लिन एंड सिंसियर स्टूडेंट। ओके। सो बाकी जैसा कि है कि जब भी आप एक प्रिपरेशन में एंटर करते हो, राइट? सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें पता नहीं होती है, राइट? कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से बुक लिस्ट फॉलो करने हैं, फिर कैसे आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना है। सो मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा-सा एक अपने इस पूरे स्ट्रैटेजी का समरी बताएँ कि आपने पूरा थ्रू आउट कैसे प्रिपेयर किया और कैसे आप इस रैंक तक पहुँच पाए? तो सबसे पहले तो यही है कि आपको मतलब सबसे पहले हमें जो माइनिंग गेट का सिलेबस है, सबसे पहले उसको अच्छे से देखना चाहिए। उसके बाद का जो स्टेप है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भले ही हम पढ़े नहीं हैं, फिर भी उसको एक बार देख लेना चाहिए। उससे आइडिया लग जाता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद का जो स्टेप है कि हमें जो सिलेबस कवर कराया जाता है, जैसे कि आप लेक्चर के थ्रू कवर कर सकते हैं या फिर जो लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उससे मतलब कवर किया जा सकता है। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मैं लेक्चर्स देखा नहीं करता था, मैं जनरली नोट्स से ही पढ़ा करता था, वही प्रेफ़र करता था। सबसे ओके। पहले पूरा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए एक बार तो। उसके बाद जो स्टेप है कि जो एक सेक्शन वाइज़ अभी बुक प्रोवाइड कर रहा है माइनिंग ज्ञान, जो कि काफ़ी एक अच्छा है। तो मैंने सेक्शन वाइज़ बुक को ही सबसे पहले तो सॉल्व किया, और उसको सॉल्व करते टाइम ही मैंने एक शॉर्ट शॉर्ट नोट्स काफ़ी अच्छे से बना लिया था पूरे प्रीवियस ईयर के हिसाब से, जो कि इस जर्नी में मेरा काफ़ी सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो शॉर्ट नोट्स। उसके बाद फिर जो मैं किया कि जो ईयर वाइज़ पीवाईक्यू है माइनिंग गेट के, सबसे पहले मैं उसको सॉल्व कर लिया उसके बाद। और इसके बाद जो एक बुक आती है AK गोराई टाइप से, या फिर माइनिंग ज्ञान की जो प्रोवाइड करता है वो, तो उस बुक को सॉल्व करना भी काफ़ी अच्छा है। तो उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, 3 चीज़ तो फॉलो ही करना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो किसी भी एग्ज़ाम के अगर निकालना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। तो माइनिंग ज्ञान में मैंने जो 4 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाए थे, तो ये काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मैंने जब फर्स्ट मैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया तो मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। दिसंबर में शायद ये हुआ था, दिसंबर की स्टार्टिंग में, तो मेरे जी। 30 मार्क्स के आसपास में थे। तो मुझे इससे पता चल गया कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ और मेरे को कितना पढ़ाई करना है आगे आगे के 3-4 महीने में। तो मैंने उसी लेवल से पहले तो एक बुक उठाया, माइनिंग ज्ञान का जो मोटा एक बुक है, मोटा टाइप का, तो उसको पहले मैं सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो पहले उसको सॉल्व कर लिया अच्छे से, ताकि मेरा ओके। और कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। उसके बाद फिर माइनिंग ज्ञान ने एक फिर से सेकंड मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिया 15-20 दिसंबर के आसपास में। तो जब मैं वो मॉक टेस्ट दिया तो मैं देखा कि मेरा 30 मार्क्स से इम्प्रूव हो गया 40 मार्क्स के आसपास में। तो मैं देखा कि यहाँ पे मैं सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ाई करते ही चले गया, और यही टाइम टाइम पे मेरे को अनिकेत सर गाइडेंस दिया करते थे कि ऐसे ऐसे करने में, ऐसे पूछता था ओके। तो ऐसे ही बस मैं करते गया और फिर हो गया। जो मैं टेस्ट सीरीज़ है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें प्ले रोल करता है, और टेस्ट सीरीज़ भी देना चाहिए तो प्रॉपर लैपटॉप और माउस के साथ में देना चाहिए। ओके। मैंने पिछले बार देखा था कि काफ़ी सारे लोग में ये दिक्कत हो रहा था कि वहाँ पे जो लोग लैपटॉप में डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं बिना माउस का यूज़ किए, तो माउस में ऑपरेट करने में काफ़ी दिक्कतें हो रहा था।
और एक जो हम्म। गेट कैलकुलेटर होता है। अब हम जब मॉक टेस्ट देते हैं तो हमको गेट कैलकुलेटर में ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरा कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि मैं लास्ट टाइम में बिल्कुल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया था। तो मैं स्टार्टिंग से ही गेट कैलकुलेटर के ही साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि माइनिंग ज्ञान के टेस्ट सीरीज में भी गेट कैलकुलेटर के साथ ही वहाँ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जी। ओके। सो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी एग्जाम में पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट ये की कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको सक्सेस अचीव करना है तो, राइट। और एक ये तो हो गई आपकी प्रिपरेशन की जर्नी, जो कि आपकी आपने बहुत सही तरीके से समझ के एग्जीक्यूट किया सारी चीज़ों को, राइट। अब एक चीज़ आती है कि आपने पूरा प्रिपेयर किया है, यू हैव ऑल द नॉलेज, ठीक है। पर जब अप्लाई करने का टाइम आता है, मतलब जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हो, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, एंग्ज़ायटी होती है। फिर वहाँ पर क्या है, फिर बच्चे एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढने लगते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था और टाइम नहीं था। तो वो आपने कैसे डील किया और कैसे बच्चों को डील करना चाहिए एग्ज़ाम प्रेशर, और जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? मैम अब इसमें ऐसा है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। जो मैं लास्ट में तो मॉक टेस्ट दिया था, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट माइनिंग ज्ञान का ही, तो इसमें मेरा दोनों ही बार में अंडर 10 रैंक था, और जो अदर कोचिंग ओके। इंस्टीट्यूट भी मॉक टेस्ट लिया था, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, उसमें भी मेरा लगभग अराउंड 10 के ही रैंक के आसपास था। तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो मैं एग्ज़ाम में ऐसे नर्वसनेस तो फ़ील नहीं किया, मतलब घबराया नहीं थोड़ा सा भी कि नहीं होगा करके। मेरे को लगा ठीक है, जो मेरे से नहीं होगा वो नहीं होना चाहिए और किसी से भी, क्योंकि मैं पहले ही देख चुका था, मतलब मॉक टेस्ट के थ्रू। ये ऑल ओके। इंडिया जो लेवल पे मॉक टेस्ट होता है, ये काफ़ी चीज़ें बता देता है इंसान को कि आप कहाँ पे हैं, किससे क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो किसी और से हो रहा है कि नहीं। तो इस वजह से मेरे को लगा था कि अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएँगे तो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट होंगे, सिर्फ मेरे लिए नहीं होंगे। और अगर एग्ज़ैक्टली। ईज़ी क्वेश्चंस आएँगे तो मेरे को आराम से ही करना है, एरर मिस्टेक कुछ नहीं करना है ऐसा कुछ भी, कि जिससे मैं मिस्टेक कर दूँ, सिली मिस्टेक, और काफ़ी पीछे हो जाऊँ। और चूँकि इस बार का उतना हार्ड पेपर तो नहीं था, ईज़ी टू मीडियम लेवल में बोल सकते हैं, ऐसा था पेपर। जी। सो अब आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 बार अपीयर भी हो गए, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि वेटेज क्या होता है। जैसे कि आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, थ्योरी पार्ट होगा, देन क्वांट एंड रीज़निंग का पार्ट होता है। सो आपको क्या लगता है कि की एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए, जिससे आपका रैंक इम्प्रूव हो सके और बेटर मार्क आप फेच कर सकें? हुँ। देखिए, वेटेज को सबसे पहले अगर पता करना है तो वो पीवाईक्यू ही होता है। पीवाईक्यू लगाते-लगाते एक आइडिया लग ही जाता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो जनरली जो अभी 5-6 ईयर जो रिसेंट ईयर्स हैं, उसमें मैं देखा था कि जनरली न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। थ्योरेटिकल टाइप्स के क्वेश्चन काफ़ी पहले आया करते थे। तो मैं न्यूमेरिकल्स टाइप के जो क्वेश्चन्स हैं, सिर्फ़ उसी में ज़्यादा फ़ोकस किया करता था। थ्योरी पे उतना ध्यान नहीं दिया मैं। और बाकी जो मैथमेटिक्स और एक एप्टीट्यूड होता है, मैथमेटिक्स ऐसा है कि अगर एक बार ऊपर से पूरा पढ़ लिया जाए तो लगभग वो बन ही जाते हैं वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, तो उसको अवॉइड तो नहीं करना चाहिए। बाकी जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो ऐसा है कि किसी का माइंड होता है कि एप्टीट्यूड वो सॉल्व कर जाएगा, और किसी का होता है कि उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है। तो जो जी। डिफ़िकल्टीज फेस करता है, मेरे को लगता है इसको स्टार्टिंग से ही, मतलब अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगाते रहने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम तक काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। और टेटेज के मामले में तो फिर यही है, जो मानवीय ज्ञान में भी बता दिया जाता है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितने-कितने मार्क्स के आएँगे, वो तो अवेलेबल रहते हैं। और मैं उसी से देखा और उसी के अकॉर्डिंग ही ओके। प्रिपेयर किया कि इस सब्जेक्ट के इतना वेटेज, इतने मार्क्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से, तो मेरे को यही सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले मेन फ़ोकस करना चाहिए, ऐसा करके। सो ये तो हो गई पूरे आपकी प्रिपरेशन जर्नी और सारा कुछ, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आप दिन भर तो स्टडी पे एंगेज नहीं रह सकते, आपको कुछ चाहिए थोड़ा सा फॉर माइंड रिफ्रेशमेंट। सो आपकी कुछ ऐसी हॉबीज है या फिर आप अपना फ्री टाइम कुछ प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्ट करते होंगे, जिससे कि आपका माइंड जो है रिफ्रेश हो जाए। सो आपकी क्या हॉबीज रही ड्यूरिंग प्रिपरेशन या अभी क्या है?
अब देखिए मैं फ्री टाइम पर जनरली अपने फैमिली वालों से बात किया करता था या फिर अपने फ्रेंड्स से बात किया करता था या फिर जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ा बाहर टहलने चले गया। या कभी-कभी बैडमिंटन खेलने का भी मेरा मन करता था तो मैं बैडमिंटन खेल लिया करता था। बाकी ओके। यही सब थे। ओके। सो जैसे कि नाउ आपने तो अच्छा रैंक अचीव कर ही लिया है, सो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहते हैं? लाइक इन द फील्ड ऑफ माइनिंग ही या फिर कुछ और आपका ड्रीम है जो आप परस्यू करना चाहेंगे? अब अभी तो मेरे को सेल जॉइन करना ही है मतलब 1 साल के बाद। तो पहले मैं जॉइन ओके। करूँगा 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस लूँगा। अगर उसके बीच में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैं माइनिंग फ़ील्ड में ही रह के काम करना पसंद करूँगा और उसी में जो बड़े-बड़े पोस्ट होते हैं काफ़ी बड़े लेवल के, तो ओके। मैं उसी के लिए मेन फ़ोकस रहना चाहूँगा। पर अगर 1-2 साल के अंदर ऐसा मुझे लगा कि नहीं माइनिंग फ़ील्ड मेरे लिए नहीं बना है या फिर जो भी कुछ रीज़न्स आ गए तो मैं यहाँ पे स्विच भी कर सकता हूँ। पर स्विच करने पे भी मैं जैसे कि माइनिंग में फ़ील्ड में करना चाहता हूँ, जैसे कि एक सिंपल में एक साइंटिस्ट का रोल है या फिर डीजीएमएस साइड में जाना चाहते हैं या फिर सेल के अंदर CNPDIL है वहाँ जाना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं में स्विच करना पसंद करूँगा। ओके। सो आपका बैकग्राउंड भी रहा है कि आपका अफ़िलिएशन एक माइनिंग वाले एरिया से है, आप वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। देन आप एनआईटी में पढ़ रहे हैं, नो डाउट जो कि एक टॉप कॉलेजेस में आता है, राइट? फिर आपने गेट पे भी सक्सेस अचीव कर लिया। सो आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि माइनिंग पे कॉम्पिटिशन अभी बढ़ा है या डिक्रीज़ हुआ है? क्या लगता है? माइनिंग अभी तो मेरे हिसाब से माइनिंग पे कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है। जब से ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आया है, तब से मेरे हुँ, को लगता है कि माइनिंग में कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब 2020 से पहले जो कोविड पीरियड से पहले ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उतना पॉपुलर था नहीं, लोगों के पास इतने जी, रिसोर्सेज़ थे नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा उतना कंपटीशन था नहीं। जिनके पास थे रिसोर्सेज़ जो अच्छे इंस्टीट्यूट के थे, वो पढ़ाई करते थे और आसानी से रैंक ला लेते थे। पर जब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आया और यहाँ पे माइनिंग ज्ञान भी आया तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को फिर रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए ईज़िली और अवेयरनेस भी बढ़ी ऑनलाइन के थ्रू, तो माइनिंग फ़ील्ड को बिल्कुल। लोग जानने लगे। तो यहाँ जी। पे मेरे को लगता है कि थोड़ा तो कंपटीशन बढ़ा है पहले के कंपेयर में। तो स्टूडेंट्स को अपना हार्ड वर्क इंटेंसिफ़ाई करने की ज़रूरत है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, राइट? कंपटीशन बढ़ गया और पेपर लेवल भी बढ़ा ही है, जैसे कि 2022, 23, ओके। 24 सो का अगर पेपर देखें तो जी। इस ईयर में हुँ, जो भी क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी हाई लेवल के थे। काफ़ी मतलब ओके, 2020 से पहले के क्वेश्चन के कंपैरिज़न में। तो ओके, स्टूडेंट्स को यहाँ पे यही है कि जो अपना थिंकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है इसको काफ़ी ज़्यादा एनहांस करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे। 2025 में तो इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आए थे, अच्छी बात थी, बट हुँ, हुँ। आगे क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा वो तो किसी को नहीं पता, तो हार्ड लेवल का ही लगभग एक तैयारी करके रखना चाहिए। सो जैसा कि क्या होता है स्टूडेंट्स को अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, सारी चीज़ें हैं, बट एग्ज़ाम में जाने के बाद भी अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होता है, सो बहुत सारे स्टूडेंट गेस वर्क के पीछे भागते हैं, राइट? सो आपको क्या लगता है गेस वर्क किस हद तक, किस एक्सटेंट तक करना चाहिए एग्ज़ाम में? एक रिस्क लेना चाहिए या फिर आपको जो नहीं आता है, सो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए उसको छोड़ ही देना चाहिए? आपको आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इसमें? अब इसमें मेरा ये था कि पहले तो जो NAT है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसको तो सारे को सॉल्व करना ही है, मतलब ट्राई करना ही है। अगर नहीं भी आता तो कुछ भी गेस वर्क उसमें लगा सकते हैं। लेकिन जो हुँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें 4 ऑप्शन है और हम उसमें से 2 ऑप्शन हटा देते हैं तो हमारे पास 50-50% चांसेस है, तो वहाँ पे हम गेस वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जो क्वेश्चन है हमें चारों ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं है, तो हमें वहाँ पे गेस नहीं करना चाहिए। इसमें अगर किस्मत अच्छा हुआ तो मिल जाता है, लेकिन नेगेटिव भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें। जैसे कि इस बार भी मैं एग्ज़ाम में थोड़ा गलती कर दिया कि 2-3 क्वेश्चंस तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते थे, फिर भी मैं उसमें गेस मार दिया और इसमें मेरे नेगेटिव ही हो गए। तो यही है, गेस ओके। तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सो
अब आप जब प्रिपेयर कर रहे थे आप हॉस्टल में ही रह रहे होंगे, हॉस्टल या फिर पीजी में, राइट? सो हॉस्टल में भी एक रहता हूँ। एक अच्छा खासा, लाइक एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी होता है, राइट? जो आप एस्केप नहीं कर सकते हम्म, कि आप कॉलेज में हैं। हम्म। सबको क्या लगता है कि फ्रेंड्स का क्या रोल होता है एक इंडिविजुअल के लाइफ में? आपके भी लाइफ में होंगे कुछ अच्छे फ्रेंड्स जिनको आप कुछ मैसेज देना चाहें? अब फ्रेंड्स लोग का तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे हमेशा। आप कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे, आप कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छे फ्रेंड सर्कल का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं काफ़ी मतलब इसमें अच्छा हूँ कि मेरे को एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला। जो मेरे दोस्त थे वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और वो खुद भी पढ़ाई किए और अच्छा रैंक लाए हैं। एक का AIR 7 है। उसके से मेरा लगभग डेली हर शाम को हम डिस्कस करते थे कि क्या क्वेश्चन मतलब डाउट है, एक दूसरे का डाउट सॉल्व करते थे या फिर कुछ पूछते थे कि ओके। क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए जो है। तो फ्रेंड सर्कल का होना, एक अच्छे फ्रेंड सर्कल का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बुरे फ्रेंड सर्कल के चक्कर में फंस गए तो फिर डिस्ट्रैक्शन कंपलसरी है, वहाँ आ ही जाती है डिस्ट्रैक्शन। और एक बार डिस्ट्रैक्शन हो गया तो फिर जो डिसिप्लिन है और जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पाती। तो आप कभी एक्सप्लोर करने गए आपके जो सूरजपुर पे जो माइंस है, और वहां पर आपका कुछ कभी मौका मिला आपको वहां पर एक्सप्लोर करने का? अब हाँ, कभी-कभी तो मिला था मेरे को स्टार्टिंग में। वैसे मैं जब 12th में ही था तो एक आध 2 बार मतलब मैं इसके आस-पास विज़िट करने गया था। वहाँ उस टाइम पे तो ड्रैगलाइन मशीन भी था, तो मैं उसको देखने गया था। मैं उस टाइम पे जानता नहीं था कि ये क्या है, ये मशीन इतना बड़ा क्यों है? मेरे को लगता था ठीक है, कुछ अच्छा चीज़ है, देख के आते हैं। तो मैं इस टाइप हम्म। से एक्सप्लोर किया था थोड़ा बहुत। और वहाँ पे जो कुछ माइन्स हैं ओके। वो सो बंद हो चुके हैं। वहाँ पे जो रिक्लेमेशन का जो प्रोसेस होता है पूरा हो चुका था। तो ओके। उन सबको भी मैं देखने गया था तो सो कहीं ना कहीं वहां से भी आपको मोटिवेशन मिला होगा कि आपको हाँ। माइनिंग एज अ ब्रांच एक आप चूज कर सकते हैं, राइट? और एक चीज और होती है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, नो डाउट आप एक जो सिंसियर स्टूडेंट होता है हार्ड वर्क तो करता ही है, राइट? बट कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि लक फैक्टर भी कोई चीज होती है। सो ये डिबेट रहता है कि हार्ड वर्क और लक फैक्टर। सो आपको क्या लगता है कि हार्ड वर्क और लक दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, या हार्ड वर्क ज्यादा है तो लक मैटर नहीं करता, या फिर अब वाइस वर्सा? अब यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि जो हार्ड वर्क है वो लगभग 90% इम्पोर्टेंट होता है। और जो लक फैक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट होता है पर उतना ज़्यादा नहीं होता, वो 10% के आसपास ही होता है मेरे हिसाब से। बाकी तो मैं हार्ड वर्क का ही बोलना चाहूँगा। अगर कोई हार्ड वर्क किया है तो उसको सक्सेस मिल ही जाता है। अगर एक बार में नहीं मिला तो दूसरे बार में मिल जाएगा, इस टाइप से। पर वही है, अगर लक है, कभी कभी किसी का लक भी काम कर जाता है कोई एक्सेप्शनल केस में, तो वो बात अलग है। बाकी जो है हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है, यही सब है। बिना ओके। हार्ड वर्क किए तो कोई भी नहीं अचीव कर पाता अपना ड्रीम। एब्सोल्युटली। सो आपने तो फिर आपको जब जैसे ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, सो यू हैव गाइडेंस और सारी चीज़ें आपके साथ थी। बट अगर जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, सो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए एग्ज़ाम? अब इसके लिए तो सबसे पहले यही है कि अगर उसको ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिल पाता जैसे मुझे मिला, तो उसको एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जिसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस के मामले में तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा मैनी ज्ञान के ही पास है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर वो मैनी ज्ञान ज्वाइन कर लेता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, तो वहाँ से उसको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। और अगर अच्छी गाइडेंस मिलेगी तभी वो अच्छे से अपने जो उसका पाथ है वो क्लियर होगा और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत कर पाएगा। और माइनिंग ज्ञान में भी यही है कि जो रिसोर्सेस हैं वो काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं, नोट्स काफ़ी ऑर्गेनाइज होते हैं और लेक्चर भी डिलीवर किए जाते हैं काफ़ी। तो जो जैसा पढ़ना चाहे, अब जो ऐसा नहीं है कि उसको मतलब लेक्चर के पहले देख लेना चाहिए लेक्चर, उसके बाद उसको नोट्स के थ्रू रिवाइज़ करना चाहिए।
ऐसे स्टूडेंट्स को। तो कोचिंग उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर सेल्फ स्टडी करने जाएँगे तो काफ़ी टाइम तो उनको रिसोर्सेज़ खोजने में ही लग जाएँगे, और कैसे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उसको सीखने में उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये तो आपका इंडिविजुअल जर्नी रहा। जब कोई बच्चा, जब कोई एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है तो पूरी उसकी फैमिली का प्रिपरेशन होता है, राइट? सो आप अपने फैमिली को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अपना सक्सेस किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? एक स्वीट मैसेज। मैं अपना सक्सेस तो सबसे ज़्यादा तो फैमिली का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो अपने फैमिली वालों को और जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया, जैसे कि जो स्कूल टाइम में पढ़ाया या फिर जो कॉलेज में भी पढ़ाया या फिर जो मैं माइनिंग ज्ञान के थ्रू भी पढ़ा, इन सभी टीचर्स प्रोफेसर जो भी हैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। और यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स सर्कल जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और जो मुझे एक अच्छे मेंटर मिले अनिकेत सर, मैं इन्हीं लोगों को अपना सक्सेस डेडिकेट करना चाहूँगा। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी ख़राब होता तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा इतना अच्छा रैंक आ पाता। मैं अंडर 100 तो नहीं ला पाता, इससे बाहर ही चले जाता, ऐसा लगता है मुझे। ओके। सो अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, एंड विश करते हैं कि आप बहुत आगे जाए फ्यूचर में, और माइनिंग ज्ञान का टीम हमेशा आपके साथ है आपको सपोर्ट करने के लिए जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। सो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ योर सक्सेस, because your success is our recognition as India's top coaching for mining. So thank you so much both, and बहुत अच्छा लगा आपसे interact करके।